नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाने का जो फैसला किया था, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की खंडपीठ ने सही ठहराया है। मगर बात वहां नहीं रुकती। केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की इस खंडपीठ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। याद कीजिएगा, अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटा दी गई थी, उस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो राज्य का दर्जा था, उसे हटा दिया गया था। अब जो फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को फिर से बहाल करो। सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? जिसका अर्थ यह है कि मई 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के साथ जो है चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के भी। हां, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, मगर जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है कि उनके राज्य का दर्जा बहाल हो। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed. आज आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा कि जब अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था, तो क्यों मैंने उस फैसले का समर्थन किया था। मैं आज भी अपनी उस राय पर कायम हूं, मगर मैंने यह जरूर कहा था कि धारा 370 हटाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ संवाद करने के बाद, उन्हें आश्वस्त करने के बाद। धारा 370 के नाम पर आप मेरे कश्मीरी भाई बहनों की बेइज्जती नहीं कर सकते, उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आए दिनों ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं जहां कश्मीर मेहनत कश मजदूरों, कामगारों पर हमले होते हैं। लखनऊ के अंदर, मेरठ में उनके विद्यार्थियों पर निशाना साधा जाता है, बार बार किया जाता है, मानो कश्मीरी होना एक गाली हो गया। अरे भाई, जब हम कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, तो वहां की जनता हमारा अभिन्न अंग क्यों नहीं है? यही बात मैं कहता हूं, धारा 370 को हटाया जाना सही है, मगर साथ ही साथ हमें जनता के साथ संवाद करना चाहिए। दूसरी बात, वहां की जनता को हमें अपना अभिन्न अंग मांगना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि फैसला आने से पहले पूरे श्रीनगर में सुरक्षा चाक चौबंद थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ गई थी। वहां पर पुलिस की गश्त तेज हो गई थी। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता थे, उनके घरों के बाहर ताले लग गए थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा था वहां के LG मनोज सिन्हा ने। जब मनोज सिन्हा से यह पूछा गया कि कई नेताओं को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है, तब वहां के LG मनोज सिन्हा ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया था और कहा था यह गलत है। मगर उमर अब्दुल्ला ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान, जिसमें उन्होंने ये 3 तस्वीरें पेश की हैं। उनके घर के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर ताला लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, Dear Mr. LG, these chains that have been put on my gate have not been put by me, so why are you denying what your police force has done? It's also possible you don't even know what your police is doing. Which one is it? Are you being dishonest, or is your police acting independent of you? यहां पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि LG साहब, ये देखिए, मेरे घर के बाहर जो हैं बाकायदा ताले लगे हुए हैं, ये आपकी पुलिस करके गई है। तो क्या वजह है? क्या आपकी पुलिस ने आपको नहीं बताया? आप झूठ बोल रहे हैं, या पुलिस ने आपको जानकारी नहीं दी? तो यह पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर मोदी सरकार की तरफ से सामने उभर कर आती है। और कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता को और उसकी सोच को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री के अगर बयान को मैं आपके सामने पढ़ूं,
Today's Supreme Court verdict on abrogation of 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th of August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our brothers and sisters in Jammu, Kashmir and Ladakh. The court, in its profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above all else. I want to assure the resilient people of Jammu, Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your dreams remains unwavering. We are determined to ensure that the fruits of progress not only reach you, but also extend their benefits to the most vulnerable and marginalized sections of our society who suffered due to Article 370. आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, The verdict today is not just a legal judgment, it is a beacon of hope, a promise of a brighter future, and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India. नया जम्मू कश्मीर. और जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आता है, तो उमर अब्दुल्ला का यह बयान, Disappointed but not disheartened. The struggle will continue. It took the BJP decades to reach here. We are also prepared for the long haul. अगर इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो यहां उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं इस फैसले से असंतुष्ट हूं, मगर मेरा दिल नहीं टूटा है. वो आगे ये भी कहते हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा. भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचने में दशकों लगे, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं. दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट का फैसला आने के पहले ही वकील कपिल सिब्बल का यह ट्वीट आ गया था और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि वो ये मुकदमा हारने वाले हैं. उनका बयान आपके स्क्रीन पर, कोर्ट्स, some battle are fought to be lost, for history must record the uncomfortable facts for generations to know. The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. History alone is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. यहां पर वो कह रहे हैं कि कुछ लड़ाइयां लड़ी ही जाती हैं हारने के लिए. वो ये भी कहते हैं कि इतिहास को इस बात को रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हमने देश की जनता के सामने कुछ असहज करने वाले, अनकंफर्टेबल फैक्ट्स, असहज करने वाले तथ्य पेश किए. एक संस्था ने जो फैसला उठाया उसका क्या सही है, क्या गलत है, उस पर आने वाले कई सालों तक डिबेट होता रहेगा. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था, तब मैंने इसका समर्थन किया था. हालांकि जिस अंदाज में लिया गया था और इसका जो असर पड़ा था, मैं उसके खिलाफ था. सरकार ने यह भी कहा था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मगर आप जानते हैं आतंकवाद और बढ़ा. कश्मीरी पंडितों को और पलायन करना पड़ा. तो सरकार जिस राजनीतिक मंशा से लेकर आई थी, जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठे. मगर मैंने धारा 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था, यह कहकर कि धारा 370 से सिर्फ कश्मीर की कुछ राजनीतिक परिवारों को फायदा मिला है. सिर्फ वहां पर जो जनता है उसने भारत की जो बाकी जनता को उससे दूर किया है. यहां तक कि कश्मीरी पंडितों को भी धारा 370 का नुकसान उठाना पड़ा. और मैंने HW न्यूज के लिए किए गए अपने उस कार्यक्रम में क्या कहा था, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप सुने. सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मुद्दा नंबर 1, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस सिंस इंडिपेंडेंस. यानी कि 1952 से 1990 के बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें लगातार धांधली हुई, उसमें लगातार रिगिंग हुई. हम नहीं भूल सकते कि 1987 के चुनाव में जिस तरह की रिगिंग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाई थी, उसी का नतीजा है दोस्तों कि सैयद सलाहुद्दीन जैसा आतंकवादी पैदा हुआ. उसी की वजह से घाटी में आतंकवाद बढ़ा और उसी के बाद कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि उन्हें घाटी से पलायन करना पड़ा. दिक्कत यह है कि जैसे जैसे चुनावों में रिगिंग होती आई और 1952 से लेकर लगातार, तो वहां की जो जनता थी उसका भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो विश्वास था वो खत्म होता गया.
उसका यह कहना था कि साहब हम तो वोट जिसको भी डालें मगर चुन के तो यही आते हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फायदा क्या है? आप कश्मीर के किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो आपको बताएगा कि किस तरह से 1952 से 1990 के बीच के तमाम जो चुनाव थे वो एक बहुत बड़ा ढोंग थे। तो ये रहा मुद्दा नंबर 1। अब बात करते हैं मुद्दा नंबर 2 की। राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एनकरेज्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, यानी कि धार्मिक फिरका परस्ती का उदय, जिसे बढ़ावा किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरारी मोहन मुखर्जी ने 16 फरवरी को टेलीग्राफ में लिखे गए अपने एक लेख में लिखा है, 1977 में विधानसभा जीतने के बाद शेख अब्दुल्ला ने धार्मिक कट्टरपंथियों के पक्ष में निहायत ही नर्म रवैया अपनाया। कश्मीरियत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा धीरे धीरे खत्म होती गई, जिसकी जगह रूढ़िवादी धार्मिक कट्टरपंथ ने ले ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार वहां की सुन्नी आबादी पर जोर देती रही, लिहाजा शिया, गुज्जर और बाल्टी समुदाय जो थे वो इससे अछूते रहे, वो इससे दूर हो गए। यही नहीं, 1947 में भी मुसलमानों में सुन्नियों को सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाती रही। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसके 2 निष्कर्ष निकले। मुद्दा नंबर 1, कश्मीरियत को खत्म करने का काम और उसकी नींव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी, कट्टरवादियों के साथ सांठगांठ करके उन्हें बढ़ावा देकर। और इसका एक और परिणाम यह है हमारा मुद्दा नंबर 2। और मुद्दा नंबर 2 कि इसी ने नींव रखी वहां के अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की, उन्हें निशाना बनाए जाने की। यानी कि 1977 में जो घटना हुई उसने नींव रखी किस तरह से कश्मीरी पंडितों को बाद में 80 के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकेंड हाफ में जिस तरह से टारगेट किया गया। और यही नहीं, 60 के दशक में जब कांग्रेस सत्ता में थी उस दौरान भी वहां के मदरसों में जिस तरह से सेपरेटिज्म का, पृथकतावाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, कांग्रेस ने मानो आंखें मूंद ली थी। अब हम रुख करना चाहेंगे मुद्दा नंबर 3 का। मुद्दा नंबर 3, करप्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कश्मीर में हालात सामान्य नहीं रहे, मगर ऐसा क्यों है कि वहां के जो राजनेता हैं, वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, दुबई में पढ़ते हैं, अमेरिका में सेटल्ड हैं, उनके बच्चे कभी पत्थरबाजी नहीं करते? और ऐसा नहीं है कि पिछले 10-12 सालों से हो रहा है, 1952 से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब केंद्र की तरफ से 100 रुपए वहां जाते थे तो वो 30 से 40 रुपए उन कश्मीरी पॉलिटिशियंस के जेब में चले जाते थे। यह था वहां करप्शन का हाल। और चूंकि करप्शन इतना ज्यादा था तो वहां विकास न के बराबर हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि इन विशेष हालात के चलते आखिर किस तरह से वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां के सिस्टम का फायदा उठाया। और इन असामान्य हालात में जब एक राज्य को आप विशेष दर्जा दे देते हैं तो उसका फायदा सिर्फ वहां के राजनेता उठाते हैं। अब बारी है मुद्दा नंबर 4 की, और यह मुद्दा नंबर 4 मैं थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूं क्योंकि यह सबसे अहम पड़ाव है मेरे इस कार्यक्रम का। और मुद्दा नंबर 4 है द वॉर बिटवीन फारूक अब्दुल्ला एंड मिसेस इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच जंग। और इसकी नींव पड़ी थी फारूक अब्दुल्ला के महत्वाकांक्षी पुनर्वास बिल से। इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों? इसमें प्रावधान यह था कि मई 1954 से पहले जो भी कश्मीर का नागरिक था या उसके वंशज थे उन्हें लौटने का अधिकार था, अलबत्ता वो भारत और कश्मीर के संविधान के प्रति अपनी आस्था जताएं। दोस्तों, जैसे ही 1983 में फारूक अब्दुल्ला ये बिल लेकर आते हैं, जम्मू में जो कि एक हिंदू बाहुल इलाका है वहां जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है। इंदिरा गांधी भी मैदान में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि नागरिकता का मुद्दा राज्य का मुद्दा नहीं है, यह केंद्र का मुद्दा है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला एक तरफा फैसला कैसे कर सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला के लिए भी कहीं ना कहीं यह इमोशनल मुद्दा था, शान का मुद्दा था, क्योंकि पुनर्वास बिल से जुड़ी थी उनके पिता शेख अब्दुल्ला की यादें। मामला यह हुआ कि टकराव शुरू हो गया, मगर यह टकराव
बाद में जाके थम गया जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। यानी कि बहुत ही बेमन से फारूक अब्दुल्ला को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजना पड़ा। मगर यहां पर फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में जबरदस्त खाई पैदा हो गई। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि 5 जून 1983 को जो विधानसभा चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ चुनावी गठबंधन करने से मना कर दिया और इसका जबरदस्त नुकसान इंदिरा गांधी को हुआ। वो घाटी से साफ हो गई और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस को इसकी जबरदस्त चोट पहुंची और जो तमाम कश्मीरी नेता थे कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंच गए। वो लगातार इंदिरा गांधी से कहने लगे कि फारूक अब्दुल्ला को सबक सिखाया जाए। इस बीच फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उनके बारे में अजीत भट्टाचार्य ने अपनी किताब वुंडेड वैली में क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। वे विपक्ष में शामिल हो गए, यानी कि जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने 31 मई 1983 में विजयवाड़ा में, आंध्र के विजयवाड़ा में विपक्षी दलों का एक सम्मेलन बुलाया था, उसमें शिरकत की। इसके मकसद दो तरफा थे। पहला मकसद था कि कश्मीर के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की कोशिश, ज्यादा स्वायत्तता की कोशिश जो उनके पिता भी करते रहे थे, और दूसरा इसी के साथ कश्मीर बड़े पैमाने पर देश के साथ जुड़े 2 लेवल्स पर, पहला इमोशनल लेवल पर और दूसरा पॉलिटिकल लेवल पर, यानी कि भावात्मक और राजनीतिक विलय। मगर इंदिरा गांधी को यह मंजूर नहीं था। वो कश्मीर में एक ऐसी व्यवस्था चाहती थी कि वहां के जो राजनीतिक दल हैं उनके दोयम दर्जे पर हों, उनके सामने नतमस्तक हों। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत में कश्मीर के राजनीतिक दलों का वर्चस्व बढ़ जाए। और यहीं से इंदिरा गांधी ने शुरू की फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 विधायकों ने समर्थन वापस लिया और इंदिरा गांधी ने तुरंत फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पर उनके ब्रदर इन लॉ और राजनीतिक विरोधी GM शाह, उन्हें जो है राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जुलाई 1984 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 1983 के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इसीलिए उसने मन बना लिया था कि फारूक अब्दुल्ला को सबक सिखाया जाए। मगर इसका परिणाम क्या हुआ, वो 3 तरफा हुआ। पहली बात, घाटी में धार्मिक कट्टरपंथ मजबूत हुआ, क्योंकि जब प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है, जब इस तरह से सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, एक पॉपुलर विल वाली सरकार को, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मजबूत होगा। मुद्दा नंबर 2, घाटी में आजादी की मांग उठने लगी। और मुद्दा नंबर 3, घाटी में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पांव पसारने लगा। तवलीन सिंह ने उस वक्त अपने एक आर्टिकल में लिखा था, इस घटनाक्रम से कश्मीर में वक्त 30 साल पीछे चला गया। राजनीतिक उत्पीड़न और पृथकतावाद की यादें खत्म होने लगी थी, मगर फारूक अब्दुल्ला की सरकार के बर्खास्त होने के साथ ही वे तमाम नकारात्मक चीजें फिर सामने आने लगी। विडंबना यह है कि 1975 में शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के जरिए इंदिरा गांधी ने घाटी में लोकतंत्र की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसे अब उन्होंने ही कुचल दिया। जी हां, इंदिरा गांधी ने ही ठीक, जिसे कह सकते हैं, 9 सालों में उसी प्रक्रिया को कुचल दिया जो उन्होंने शुरू किया था। मगर इसके बाद जनवरी 1985 में वहां पर लोकसभा की सीट के चुनाव होते हैं और फारूक अब्दुल्ला जबरदस्त वापसी करते हैं। मगर यह वो भी दौर है जब फारूक अब्दुल्ला कट्टरपंथियों के करीब आते हैं। मीरवाइज मौलवी फारूक, इससे कहीं ना कहीं उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को झटका लगता है। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों कि गुलाम मोहम्मद शाह जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होती जा रही है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर घाटी के माहौल पर पड़ रहा होता है और फिर अचानक वो होता है जिसका इस्तेमाल अक्सर केंद्र सरकार करती आई है। इस तारीख को याद रखिए, 7 मार्च 1986 एक बार फिर
सेक्शन 92 का इस्तेमाल करके गवर्नर जगमोहन, इस शख्स गवर्नर जगमोहन ने राज्य पे राज्यपाल शासन लगा दिया। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि किस तरह से जो द्वंद्व फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी में चलता रहा, उसने वहां के राजनीतिक माहौल को बर्बाद कर दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगातार धराशायी होती गई। अब हम रुक करने वाले हैं मुद्दे नंबर 5 का, और इसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से वहां पर चुनाव होते थे, वहां पर बहुत जबरदस्त रिगिंग होती है, मगर 1987 के चुनावों का खास मुकाम है। तो मुद्दा नंबर 5 यह है, द मैसिव रिगिंग इन 1987 इलेक्शंस। तो 1987 में इलेक्शंस होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आती है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। चुनावों में जबरदस्त धांधली होती है, जबरदस्त रिगिंग होती है। नतीजा, लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से विश्वास उठ जाता है। यहीं से जन्म होता है सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों का, और घाटी में पाकिस्तान का दखल पूरी तरह से बढ़ जाता है। और जैसे जैसे वहां कट्टरपन शुरू होता है दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट किया जाता है। रूह कपा देने वाली दास्तानें सामने उभर कर आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे अपने रिश्तेदार 1983 से 1988 89 के वक्त कश्मीर में थे, और वो खुद बताते हैं कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता था। यह एक हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी दौरान वीपी सिंह की सरकार जब केंद्र में बनती है और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री होते हैं, तब उनकी बेटी रुबैया सईद का आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। तस्वीरें याद है कि नहीं आपको? और उन्हें रिहा करने के बदले में कुछ आतंकवादियों के नाम दिए जाते हैं। जैसे ही वो आतंकवादी रिहा होते हैं, कश्मीर आतंकवाद की ज्वाला में झोंक दिया जाता है। तो इसी के चलते एक बार फिर वो वक्त आता है 19 जनवरी 1990, जब गवर्नर जगमोहन, जिनकी नियुक्ति का विरोध फारूक अब्दुल्ला ने किया था, वो राज्यपाल शासन लागू कर देते हैं, और 1990 से लेकर 1996 तक वहां पर राज्यपाल का शासन बना रहता है। यानी कि लोकतंत्र पूरी तरह से धराशायी। दोस्तों, मैंने आपको ये तमाम मुद्दे क्यों बताए? ये मैंने आपको तमाम मुद्दे इसलिए बताए क्योंकि 1996 तक और अब तक, यानी कल तक, कम से कम राज्य को विशेष दर्जा हासिल था। मगर इस विशेष दर्जे का फायदा किसने उठाया? वहां की सियासी फैमिलीज ने, वहां के नौकरशाहों ने, या फिर केंद्र में बैठी जो पार्टियां थीं, उन्होंने इसका फायदा उठाया। आम इंसान को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि होता यह था कि जब कोई कश्मीरी देश के किसी और हिस्से में जाता था, तो उसे लेकर एक नफरत की भावना बनाई जाती थी। क्यों? बार बार धारा 370 का हवाला देते हुए। और कभी भी कश्मीर इंटीग्रेट नहीं हो पाया पूरे देश के साथ। यही वजह है कि मैं मानता हूं कि धारा 370 को खत्म किए जाने की कोशिश को कम से कम एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। तो जाते जाते दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आम कश्मीरी अपनी जिंदगी अमन और सुकून में बिताए, वो अपनी रोजी रोटी कमाए, वो शांति और सुकून से रहे। मैं नहीं चाहता कि देर रात अगर उनके बच्चों को पुलिस या सेना उठाकर ले जाए तो उसके मन में हमेशा यह डर बना रहे कि वो सुबह लौटकर आएगा या नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि यहां से जो पर्यटक जाएं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हों। मैं चाहता हूं कि यह सरकार आम कश्मीरी को हीलिंग टच दे। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रेरणा भी है ना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीखेंगे और आम कश्मीरी को हीलिंग टच देंगे? क्योंकि आज के इस फैसले के बाद यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उस तरह का मरहम, उस तरह का हीलिंग टच आम कश्मीरी को दिया जाए। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, धारा 370 को हटाया जाना सही है, मगर इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हिंदी हार्टलैंड में चुनावों को जीतने के लिए नहीं किया जाए। अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो वहां के रहने वाले औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, वो तमाम लोग भी हमारा अभिन्न अंग हैं।
अगर कश्मीर, जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, जो भारत का अभिन्न अंग है, अगर हम उसकी इज्जत करते हैं, अगर हम उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करना जानते हैं, तो इतनी ही मोहब्बत, इतनी शिद्दत से हम अपनी मोहब्बत वहां रहने वाले लोगों के लिए भी जतलाएं। क्या आप यह बात समझ रहे हैं? याद कीजिएगा दोस्तों, अगस्त 2019 में जब यह फैसला जो है सुनाया गया था, जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाया था, तब क्या हुआ था याद है आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के किसी मंत्री ने शायद मंच पर खड़े होकर कहा था कि अब तो हमारे लड़के कश्मीरी दुल्हन भी ला सकते हैं। यही नहीं, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई अश्लील गुर्गे इस तरह के नारे लगवा रहे थे कि कश्मीर की लड़कियां करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। सबसे पहली बात, अंधभक्तों, आपकी जो सोच है ना, जिस तरह की आपकी टॉक्सिक सोच है, जहरीली सोच है, मुझे तो दया आती है उन औरतों की जो आपके आसपास हैं, और ऐसा कहकर कहीं ना कहीं आप आम कश्मीरी की बेइज्जती कर रहे हो। कोई लड़की शादी करेगी तो अपने मर्जी से करेगी। इस तरह के नारे देना बंद करो। अगर ये नारे सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाए थे तो बात समझ आती, ये नारे हरियाणा सरकार में कुछ मंत्रियों ने भी लगाए थे। ये एक हकीकत है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसके बारे में हम सब उम्मीद कर रहे थे ऐसा ही होगा, और जैसे कि मैंने कहा, धारा 370 को हटाया जाना सही था। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आम कश्मीरी मुख्य धारा का हिस्सा हो सकेगा। आम कश्मीरी अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सकेगा। वहां का पत्रकार निडर होके, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की इज्जत करते हुए वो काम कर सकेगा। मगर चाहे आम कश्मीरी पत्रकार हो यहां, या फिर यहां दिल्ली में काम करने वाला पत्रकार जो 70 सवाल पूछता है, आपकी और हमारी हालत एक सी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।